नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं क्लियर कट। कहा जाता है कि आप पेड़ की जड़ में अगर जहर डाल दें तो उसके फलों को जहरीला होने से कोई रोक नहीं सकता, फिर चाहे कुछ भी आप कर लीजिए। पाकिस्तान के मामले में यह बात 100% सच साबित हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि वजूद में आने के बाद से ही पाकिस्तानी अपनी नस्लों को नफरत का जहर पिलाते रहे और वही जहर अब पड़ोस के आतंकी मुल्क का सर्वनाश कर रहा है, जिसका पूरा सारांश आपको कुछ तस्वीरों में मैं दिखा रहा हूं। पाकिस्तान जल रहा है, बल्कि यूं कहिए कि खुद ही जल रहा है। लाहौर से भड़की चिंगारी मुरीदके तक पहुंच चुकी है और इस आग में पाकिस्तान खुद खाक हो रहा है। दूसरी ओर तालिबान पाकिस्तान पर बारूद बरसा रहा है। डुरंड लाइन पर मुनीर के कायरों पर मौत बरस रही है। काबुल में पाकिस्तान ने धमाका करने की जो हिमाकत की थी, उसका तालिबान ने ऐसा जबरदस्त जवाब दिया है कि पाकिस्तान के होश उड़ गए। रावलपिंडी के फर्जी जनरलों की कई पुश्तें इस हमले को या इस जवाब को याद रखेगी। तालिबान के हमले में अब तक पाकिस्तान के 58 फौजी मारे जा चुके हैं और गिनती अभी भी जारी है। इन सब के बीच जिस गाजा को लेकर पाकिस्तानी एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं, उस गाजा में पीस प्लान लागू हो चुका है। हमास की कैद से बंधक आजाद कर दिए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान को लेकर सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में गृह युद्ध होने वाला है? क्या पाकिस्तान फिर से बंटने वाला है? विस्तार से हम इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले पड़ोस के आतंकी मुल्क की कुछ तस्वीरें देखिए। आगजनी, पथराव, गोलीबारी और चारों तरफ आग ही आग की लपटें। आजकल पाकिस्तान से आ रही तस्वीरों को देखकर लगता है कि सीरिया, लेबनान या यमन की तस्वीरें, एकदम गृह युद्ध जैसे हालात। एक तरफ कट्टरपंथियों की जमात है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के वर्दी वाले दहशतगर्द। कोई गोली चला रहा है, कोई पत्थर बरसा रहा है। यूं समझिए कि सड़क पर भीषण संग्राम छिड़ा हुआ। पाकिस्तानी एक दूसरे का ही गला दबोच रहे हैं, मार रहे हैं, मर रहे हैं और अपने ही मुल्क को खाक में मिला रहे हैं। तो पड़ोस के दहशतगर्द मुल्क में ये हालात 3 दिन से बने हुए। नई बात यह है कि इस बार ये आग आतंक के सबसे बड़े अड्डे मुरीदके तक पहुंच चुकी है। बवाल की ये जो तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं, ये मुरीदके की और वही मुरीदके जो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर है, जहां हिंदुस्तान को आतंक के अनगिनत जख्म देने वाले हाफिज सईद का ठिकाना है। लाहौर के पड़ोस में पसरे इस मंजर को जिन्ना के मुल्क के बर्बादी का आखिरी अध्याय क्यों माना जा रहा है, जरा इसको सिलसिलेवार तरीके से समझिए। अमेरिका की पहल पर गाजा में पीस प्लान लागू हो चुका है। पाकिस्तान ने भी अमेरिका का समर्थन किया है और इसी बात को लेकर टीएलपी यानी कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान इसका विरोध कर रही है। टीएलपी पाकिस्तान में सबसे कट्टरपंथी जमात है, जिसका कहना है कि गाजा में अमेरिका का समर्थन पाकिस्तान ने एक तरीके से इजराइल को मान्यता दे दी। इसीलिए आतंकी मुल्क के आतंकी सरगना से लेकर मौलाना तक सब बौखलाए हुए। कट्टरपंथी जमात टीएलपी ने अपने हजारों समर्थकों को लाहौर बुलाया, जिन्होंने पहले तो लाहौर में आग लगाई और फिर अमेरिका की एम्बेसी पर हमले के लिए इस्लामाबाद कूच करने का ऐलान कर दिया। कट्टरपंथी मुरीदके तक पहुंच भी गए, लेकिन वहां मुनीर के बंदूकधारी घात लगाए बैठे थे और आगे का किस्सा पाकिस्तानी खुद बता रहे हैं, एक बार सुनिए। तो जिन्ना के सियासी वारिसों के लिए पाकिस्तानी अवाम की जान की कीमत कौड़ी भर की भी नहीं। अपने ही पाले पोसे कट्टरपंथियों पर मुनीर के कायरों ने अंधाधुंध गोलियां दागी। इसीलिए पाकिस्तानी अपने हुक्मरानों को अब लानत भेज रहे हैं। और मजेदार बात देखिए कि जिस गाजा से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, जो गाजा इस्लामाबाद से 3000 किलोमीटर दूर है और जिस गाजा को लेकर पाकिस्तानी मरने मारने पर उतारू हैं, उसी गाजा में शांति की कोशिशें शुरू हो चुकी है। और इसी को लेकर अब टीएलपी के मौलाना शाद रिजवी से जब सवाल पूछा गया तो मौलाना ने क्या कहा, एक बार वो भी सुनिएगा। तो मौलाना कह रहा है कि गाजा के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मार्च कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के वर्दी वाले आतंकियों ने मौलाना की जमात को ऐसी एकजुटता दिखाई जिसने कई पाकिस्तानियों को कब्रिस्तान भेज दिया है। तहरीके तालिबान, तहरीके लब्बैक ने दावा किया है कि
फायरिंग में अब तक उसके 200 से ज्यादा कार्यकर्ता और नेता मारे जा चुके हैं, जबकि 1,500 से ज्यादा लोग घायल हैं। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। खबर यह भी है कि टीएलपी का चीफ शाद रिजवी को भी 3 गोलियां लगी और अस्पताल में भर्ती रिजवी की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि अगर मौलाना रिजवी की मौत हो जाती है तो पाकिस्तान में और भयंकर आग लगनी तय है। तो पाकिस्तान के ऐसे हाल देखकर हैरानी नहीं होती। जिस मुल्क की नींव ही नफरत पर पड़ी हो, जहां के जर्रे जर्रे में आतंक के निशान मौजूद हों, उस पाकिस्तान का तो यह हाल होना ही था। दूसरी तरफ से अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तानियों की धुनाई शुरू कर दी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद डूरंड लाइन वाले इलाके में भीषण जंग के हालात हैं। 4 दिन पहले पाकिस्तान ने काबुल पर मिसाइलें दागी थी, जिसका अफगानी फौज ने जबरदस्त इंतकाम लिया है। अंगूर अड्डा, बाजौर, कुर्रम, दीर, चित्राल, खैबर पख्तूनख्वा, वहां से लेकर बलूचिस्तान तक ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां की पाकिस्तानी चौकियों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 58 फौजी मारने का दावा किया है। तालिबान के हमले के बाद पाकिस्तान में किस कदर खौफ है, जरा पाकिस्तानियों की जुबानी सुनिए। तो सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगी आग और इसकी लपटें क्या इस्लामाबाद तक पहुंचेंगी? यह सवाल इसलिए क्योंकि जिस वक्त अफगानी फौज पाकिस्तान के कायरों को खदेड़ रही है, जब डूरंड लाइन पर पाकिस्तानियों के सिर पर बारूद बरस रहा था, ठीक उसी वक्त दिल्ली में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी मुस्कुराते हुए अपनी हिंदी से भारतीयों का दिल जीतने में जुटे हुए पाकिस्तान को हद में रहने की नसीहत दे रहे थे। मुत्ताकी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें पाकिस्तान को फाइनल अल्टीमेटम दिया कि आतंकी मुल्क अपनी करतूतों से बाज आ जाए, वरना तालिबान के पास पाकिस्तान को रास्ते पर लाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे को लेकर पाकिस्तान पहले ही बिलबिलाया हुआ था। अब तो दिल्ली में बैठकर मुत्ताकी ने आतंकी मुल्क की एक तरीके से हद तय कर दी। इसीलिए इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हर जगह दहशत है। घर से लेकर सरहद तक जो आग लगी हुई है, वो पड़ोस के मुल्क के हुक्मरानों की नींद उड़ा रही और जो इशारा दे रही है कि आज नहीं तो कल जिन्ना के मुल्क का वजूद मिटना तय है। असल में जिन्ना पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाना चाहते थे जो दुनिया के मुसलमानों के लिए एक मॉडल हो, मगर अपनी करतूतों की वजह से पाकिस्तान दुनिया के सामने एक तमाशे के सिवा और कुछ नहीं बन पाया। क्लियर कट में अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इजरायली बंधकों की रिहाई के बावजूद यह अंदेशा क्यों गहरा रहा है कि फिर पीठ में खंजर घोंप सकता है हमास। तो इजरायल और फिलिस्तीन के लोग पिछले 2 सालों से जिस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो पल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इजरायल पहुंचने के साथ ही सामने आ चुका है। फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने आज उन 20 जिंदा इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया जो पिछले 2 साल से उनके कब्जे में थे। उन 28 अगवा इजरायलियों की बॉडी भी उनके घर वालों को 72 घंटे के अंदर मिलने वाली है, जिनकी मौत हमास के कैद में हो गई थी। बदले में इजराइल ने भी वेस्ट बैंक की जेल में रखे गए करीब 2000 से ज्यादा फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। इसी के साथ गाजा शांति समझौते के 20 सूत्री प्लान की पहली शर्त बिना किसी रुकावट के पूरी हो गई और इसी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खास तौर से आज इजराइल पहुंचे थे। गजब तो यह रहा कि ट्रंप ने इस मौके को अपने पुराने अंदाज में इजराइल और हमास के बीच पूर्ण युद्ध विराम बता दिया। ईश्वर करे कि ऐसा ही हो, लेकिन पर्दे के पीछे की जो तस्वीरें दिख रही है वो अब भी सवालों के घेरे में। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर हमास समझौते पर राजी है तो मिस्र के शर्म शेख में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में अपना प्रतिनिधि क्यों नहीं भेज रहा है, जबकि गाजा के भविष्य को लेकर हो रही इस महत्वपूर्ण बैठक में ईरान को छोड़कर मिडिल ईस्ट के लगभग सभी बड़े इस्लामिक देश शामिल हो रहे हैं। ट्रंप की अगुवाई में हो रही इस बैठक में भारत भी शामिल हो रहा है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि हमास अगर अभी तक अपने हथियारों के सरेंडर पर राजी नहीं हुआ है तो फिर गाजा में शांति के और समाधान की उम्मीद जो है
वो कहीं बेमानी तो नहीं है। और तीसरा बड़ा सवाल यह है कि इजरायली बंधकों की रिहाई के वक्त इस्लाम का धार्मिक नारा लगाने का मकसद और मतलब क्या है? क्या हमास इसके जरिए यह मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि इजरायल को उसने झुकाकर बंधकों को छुड़ा लिया है? और चौथा सवाल यह कि ऐसा तो नहीं है कि ट्रंप यहां भी बस अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि समस्या का पूरी तरह से निदान अभी बाकी है। ये सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि कई तस्वीरें इसी की तरफ इशारा कर रही। गाजा शांति समझौते के ऐलान के मुताबिक इजरायली सेना तय समय तक 2 दिन पहले ही पीछे हट चुकी है। मौजूदा तस्वीर यह है कि साउथ गाजा से लेकर गाजा सिटी और नॉर्थ गाजा के लगभग 58% हिस्से में अब इजरायली सेना नहीं है। और इसी के बाद आतंकी संगठन हमास ने उन इजरायली बंधकों को अपनी गुप्त ठिकानों से बाहर निकाला और रेड क्रॉस की टीम को उन्हें सौंपा। इसकी भावुक तस्वीरें हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि लगभग ध्वस्त हो चुके गाजा के इलाके में हमास के अंडरग्राउंड बंकरों तक, या यूं कहें कि उसके पूरे नेटवर्क तक अभी भी इजराइल की पूरी पहुंच नहीं है। इतने लंबे ऑपरेशन के बावजूद इतने छोटे से हिस्से में अगर हमास ने सुरंगों का एक नेटवर्क बना रखा था जिसमें कि अभी भी उसने इजरायली बंधकों को छिपा रखा था, तो इजराइल वहां तक नहीं पहुंच पाया। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गेंट्स ये कह चुके हैं कि बंधकों की वापसी के बाद इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती गाजा में हमास की सभी आतंकी सुरंगों को नष्ट करना होगा। उन्होंने कहा कि उन आतंकी सुरंगों को अमेरिका की देखरेख में अंतर्राष्ट्रीय तंत्र के जरिए खत्म किया जाना चाहिए। बेनी गेंट्स का यह मतलब, ये जो बयान है, इसका मतलब यह है कि गाजा की आतंकी सुरंगों को पूरी तरह से ध्वस्त नहीं किया जा सका है, और अगर इसे ऐसा करने में इजरायल या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नाकाम रहता है तो हमास फिर से सिर उठा सकता है। इसीलिए देखना यह है कि हमास को गाजा शांति समझौते को 100% मानने के लिए ट्रंप किस तरीके से राजी कर पाते या उस पर कितना दबाव बना पाते। ईरान ने शर्म अल शेख की बैठक से दूरी बनाकर यह इशारा दे दिया है कि इजरायल का विरोध और हमास को पर्दे के पीछे से उसका समर्थन एक तरीके से जारी रहेगा। यानी गाजा शांति समझौते को जितना आसान बनाकर पेश किया जा रहा है, वो कागज पर भले ही सिंपल दिखे, लेकिन हकीकत में उसमें अभी कई पेच हैं जिसे कि सुलझाना बाकी है। दरअसल गाजा शांति समझौते की जो तस्वीर अभी दुनिया के सामने है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच हुई बातचीत के बाद वो एक तरीके से सामने आई है, और इसे मिडिल ईस्ट समेत 8 बड़े मुस्लिम देश, जॉर्डन, कतर, यूएई, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र और पाकिस्तान, इन सब का समर्थन हासिल है। लेकिन उन मुस्लिम देशों में भी कट्टरपंथी गैंग इस समझौते को गाजा से ज्यादा इजरायल के फायदे का बता रहे हैं, और उसका विरोध भी शुरू हो चुका है। और कैसे विरोध शुरू हो चुका है, पाकिस्तान की तस्वीरें हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही दिखाई, और कैसे पाकिस्तान में मार काट मची हुई है इसी बात को लेकर, वो उसकी तस्वीरें भी आपने भी देखी। तो गाजा के लोगों की सोच भी कमोबेश यही है। उनके मुताबिक भविष्य के विकसित गाजा की जो तस्वीर दुनिया के सामने पेश की जा रही है, उसमें गाजा के विकास से कहीं ज्यादा दूसरे देशों का आर्थिक फायदा है। अरब की जमीन पर ग्रेटर इजराइल बनाने का सपना उससे जुड़ता है, और इसीलिए गाजा के लोग गाजा को खत्म नहीं होने देंगे। गाजा के खत्म होने का मतलब अरब में इस्लाम की एक दीवार का गिरना होगा, इस तरह की बातें फैला रहे हैं। युद्ध विराम के बाद गाजा लौट कर आए एक बुजुर्ग की जरा बात सुनिए, उसके बाद आपको यह एहसास हो जाएगा कि इस शांति समझौते को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं वहां के। तो ये सज्जन कह रहे थे कि भाई इतनी मुसीबतें झेल करके भी अगर हमने सरेंडर नहीं किया, एक तरीके से हमास ने सरेंडर नहीं किया, तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि इजरायली ताकत के सामने जो फलस्तीन का जो संघर्ष है उसको हम जिंदा रखना चाहते हैं, एक सशक्त मुल्क का जो हमारा सपना है उसको आगे बढ़ाते रखना चाहते हैं, और इसीलिए हमने इसको सरेंडर नहीं किया। और जो पीस एक तरीके से जो समझौता हो रहा है, शांति समझौता हो रहा है, ये हमारे हक में है या नहीं, इसको लेकर कई तरह के सवाल हैं। और यही वजह ये भी है, ये है कि गाजा में जो युद्ध विराम का ऐलान हुआ है,
तो गाजा की तरफ से लोगों का एक तरीके से एक रेला चल पड़ा है और वो लोग जो पिछले 2 सालों से इधर उधर शरण लिए हुए थे वो अब नॉर्थ गाजा लौटने लगे हैं। और जिस गाजा को अमेरिका खंडहर बता रहा है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि वहां से मलबा हटाने में ही 10 साल लग जाएंगे, वहां गाजा के लोग जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं। और जो लोग मलबे में तब्दील अपने शहरों और अपने घरों को पहुंच गए हैं, वो एक तरीके से एक चौंकाने वाली मिसाल पेश कर रहे हैं। टूटे घरों को साफ करके वहां जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। मलबे के पहाड़ के बीच खंडहरों को साफ करके उसे रहने लायक बनाया जा रहा है। गाजा किस हाल में है ये जानते हुए वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं है और एक तरीके से दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि चाहे जो हो जाए, हम इसे इजराइल और अमेरिका की तर्ज पर या उनके मर्जी के हिसाब से नहीं छोड़ेंगे। इजराइल हमास जंग से आई तबाही ये लोग पूरी जिंदगी नहीं भूल सकते और इसीलिए इजराइल के खिलाफ इन्हें एकजुट करना आगे भी बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। इजराइल ने जिस हमास की कमर तोड़ दी है, जिसके लीडरशिप को खत्म करने का दावा किया है, वो अभी भी मौके की तलाश में और वो फिर से खड़ा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। गाजा शांति समझौते से एक तरीके से उसको एक मौका दिख रहा है कि एक बार फिर से इसके जरिए वो अपनी ताकत को पुनर्गठित करके और दोबारा इजराइल के खिलाफ खड़ा होगा। और इसीलिए वो ऐसी शर्तों को भी मानने को तैयार है जो कि अभी सीधे सीधे उसके अस्तित्व पर खतरा दिख रहा है, लेकिन उसे मालूम है कि देर सबेर वो अपनी ताकत को फिर से हासिल करेगा और वो एक बार फिर से इजराइल के सामने आ खड़ा होगा। तो ये तो रही गाजा की तस्वीर। अब इजराइल की तस्वीर पर जरा गौर करिए। इजराइल में बंधकों की रिहाई को लेकर एक जश्न का माहौल दिख रहा है। तेल अवीव में इसके लिए बड़ी तादाद में लोग जुटे हुए हैं और बंधकों की रिहाई की तस्वीर को सार्वजनिक तौर पर टेलीकास्ट किया जा रहा है। सड़कों पर ट्रंप को धन्यवाद देने वाले मैसेज लगाए गए। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हमास की कैद में इनके परिजन कभी छूट पाएं। हमास के आतंकी बंकरों से इनकी आजादी की तस्वीरें दुनिया के जब सामने आई है तो इन्हीं बंधकों के जरिए वो मैसेज भी दुनिया के सामने आया है जो ये कह रहा है कि गाजा शांति समझौते की बुनियाद तो अच्छी है, लेकिन उस खतरनाक सोच का क्या करें जिसकी बुनियाद में जिहाद है। सुनिए हमास की कैद से छूटा एक इजरायली नागरिक क्या कह रहा है। तो आज साउथ गाजा से हमास की कैद से इजरायली बंधकों को जब छोड़ा गया तब उसके साथ वहां इस्लामिक नारे लगाए गए। तो उसके पीछे समझौते से ज्यादा एक मैसेज देने की कोशिश थी। मैसेज ये कि ट्रंप का इजरायली बंधकों के स्वागत के लिए मिडिल ईस्ट में आना हमास की जीत है। हमास ने बंधकों के जरिए इजरायल की कमजोर नस दबा रखी है और इजरायल पूरी कोशिश के बाद भी खुद से अपने दम पर बंधकों को नहीं छुड़ा पाए। शर्म एल शेख की आज की मीटिंग में हमास शामिल नहीं हो रहा। तो इजरायल ने भी उसकी सोच, उसकी स्ट्रेटजी को भांपते हुए एक तरीके से इस मीटिंग से दूरी बनाए रखी है। साथ ही अमेरिका को भी यह कह रखा है कि हमास पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसीलिए अपनी तरफ से वो पहले किसी भी शर्त को नहीं मानेगा और आत्मरक्षा का जो उसका अधिकार है उसको बचा कर रखेगा। तो देखा जाए तो गाजा शांति समझौते में अभी जितना कुछ आपको दिखाई दे रहा है उसके पीछे अभी भी बहुत कुछ चल रहा है जिस पर सहमति बाकी है और जिसको लेकर के दोनों पक्षों के बीच सहमति होनी बाकी है। इसीलिए गाजा शांति समझौते को लेकर अभी कुछ भी पक्के तौर पे कहना एक तरीके से जल्दबाजी हो सकती है। तो क्लियर कट में अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपों के जवाब में तेजस्वी यादव का विक्टिम कार्ड चुनाव में चलेगा या नहीं। बिहार चुनाव एकदम सिर पर है। सीट और टिकट के लिए नेताओं की पटना से दिल्ली और दिल्ली से पटना की दौड़ लगी हुई है। आज लालू प्रसाद यादव भी सपरिवार पटना से दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन किसी चुनावी काम से नहीं, बल्कि आज अदालत के सामने लालू की विद फैमिली पेशी थी। मामला था IRCTC घोटाले का और फैसला लालू परिवार के खिलाफ आया है। कोर्ट ने लालू राबड़ी और उनके बेटे तेजस्वी यादव को
तीनों को आरोपी मानकर केस चलाने का आदेश दे दिया है। चुनाव काल में फैसला आया है, इसलिए कहा जा रहा है कि इसका इलेक्शन पर इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि इंपैक्ट होगा तो कैसा होगा? भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते आरजेडी को नुकसान होगा या फिर लालू फैमिली विक्टिम कार्ड खेलकर इसका फायदा उठा ले जाएगी? तो इस फैसले का असर जानने से पहले जरा यह जान लीजिए कि आखिर ये मुकदमा है क्या, और सबसे बड़ी बात यह कि अदालत ने अपने आदेश के दौरान क्या बड़ी बातें कही। उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि इसमें विक्टिम कौन है। तो यह मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है, जब तेजस्वी यादव के पापा लालू यादव मनमोहन सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप यह है कि लालू यादव ने आईआरसीटीसी के 2 होटल जो कि रांची और पुरी में हैं, उनके रखरखाव का टेंडर भ्रष्ट तरीके से एक निजी कंपनी को दे दिया था और उसके बदले में लालू परिवार को करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव ट्रांसफर कर दी गई थी। साल 2017 में सीबीआई ने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज करके पड़ताल शुरू की और तभी से लालू परिवार लगातार आरोप लगाता रहा है कि मोदी सरकार उससे राजनीतिक बदला ले रही है। लेकिन आज अदालत के सामने लालू परिवार की एक भी जिरह काम नहीं आई। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि लालू यादव ने साजिश रची, उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया, जिससे रेलवे को राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कोर्ट ने यह भी माना कि बाजार रेट से बहुत कम कीमत में होटल के रखरखाव का टेंडर दिया गया और लालू परिवार को होटल का कॉन्ट्रैक्ट देने के बदले में बहुत कम कीमत में जमीनें दी गई। इसके बाद कोर्ट ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप इसके बाद एक तरीके से तय कर दिए। अब तीनों पर भ्रष्टाचार का केस चलेगा। लेकिन जब तेजस्वी यादव कोर्ट से बाहर निकले तो उन्होंने कोर्ट के इस आदेश को सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा बताया, बिल्कुल ऐसे जाहिर करने की कोशिश की जैसे आदेश कोई बड़ी बात है ही नहीं, और लगे हाथ फौरन वही बात दोहरा भी दी कि बीजेपी उनके परिवार को फंसाने में लगी हुई है। एक बार सुनिए तेजस्वी यादव। देखिए, कोर्ट का सामान्य प्रक्रिया है और आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे जब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। चुनाव से पहले बात खत्म हो जाए और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। तो तेजस्वी यादव जिसे कोर्ट की सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं, उसमें आज क्या तय हुआ जरा ये भी जान लीजिए। तो कोर्ट ने लालू यादव पर भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर भी आईपीसी की धारा 420 यानी धोखाधड़ी और 120 बी यानी कि आपराधिक साजिश के तहत आरोप लगे हैं, और अगर तीनों के खिलाफ ये आरोप साबित हुए तो 1 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सामान्य प्रक्रिया है और राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से ये मुकदमा चल रहा है, ये संघर्ष का पथ है वगैरह वगैरह। तो वोटिंग से पहले तेजस्वी बिहार के वोटरों को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी उनके परिवार को राजनीतिक तौर पर हराने की काबिल नहीं है, इसीलिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके उन्हें बीच चुनाव परेशान किया जा रहा है। तेजस्वी अब इसे चुनाव और राजनीति के हिसाब से जैसे चाहे वैसे ट्विस्ट कर सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि बिहार के वोटरों के लिए कोर्ट का फैसला आज एक रिमाइंडर की तरह है कि सामाजिक न्याय के नारे के साथ सत्ता में आए लोगों ने बिहार के साथ क्या क्या सलूक किया है। लालू प्रसाद यादव का परिवार पहली बार जब बिहार की सत्ता में आया तो चारा घोटाले से लेकर जंगल राज तक की तमाम कहानियां बनी, और यह वही दौर था जब इस देश में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। सारा देश जब विकास की होड़ में लगा हुआ था, लालू यादव की अगुवाई में बिहार जंगल राज के अंधकार में भटक रहा था, भ्रष्टाचार और जातीय हिंसा की आग में जल रहा था। आज तेजस्वी यादव ये कह सकते हैं और कहते भी हैं कि वो नया बिहार बनाना चाहते हैं, वो युवा हैं और उन्हें खुद को साबित करने का एक मौका मिलना चाहिए।
लेकिन दिल्ली की अदालत ने आज जो आरोप तय किए हैं वो तेजस्वी की दावेदारी की धज्जियां उड़ा रही, क्योंकि 90 के दशक में बिहार के साथ जो सलूक हुआ उसे ठीक करने का मौका लालू प्रसाद यादव को दोबारा भी मिला था जब वो रेल मंत्री बने, लेकिन दूसरी बार भी उन्होंने वही किया। IRCTC घोटाला और नौकरी के बदले जमीन स्कैम के जरिए उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि उनकी दिलचस्पी बिहार बदलने में नहीं, अपने परिवार की किस्मत बदलने में ज्यादा है। और यही आरोप अब बीजेपी भी आरजेडी पर लगा रही। एक बार सुनिए। तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ, रेलवे के होटल में भी भ्रष्टाचार, उसके अलॉटमेंट में कितनी भूख है, कितना लूटेंगे लालू प्रसाद उनके परिवार। तो आरोप तय होने के बाद IRCTC भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक डे टू डे सुनवाई की बात कही है। और एक तरीके से देखा जाए तो इस बात को याद रखने की जरूरत है कि आज जब तेजस्वी यादव हर घर के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, तो बिहार के लोगों को यह भी याद रखना चाहिए कि अगले महीने 10 नवंबर को नौकरी देने के ही मामले में लालू परिवार की फिर से पेशी है। और पिछली बार जब लालू परिवार को लोगों को नौकरी देने का मौका मिला था तो आरोप ये लगे थे कि उन्होंने उसके बदले में, नौकरी के बदले में लोगों की जमीनें अपने नाम करवा ली थी। और अब इस बार जब तेजस्वी यादव नौकरी देने की बात कर रहे हैं तो लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर 2.5 करोड़ नौकरी दे भी दी तो उसके बाद बिहार में देने के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो क्लियर कट में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।